हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम बच्चे यहाँ तक किया था हमने। फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये लंग्स की स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कैसे है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होती हैं इस एरिए में, लंग्स में। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि इनका कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो। क्या इनका डिज़ाइन है? तो फर्स्ट पॉइंट है, द लंग्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द पासेज इनसाइड द लंग्स डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। मतलब लंग्स का जो पासेज है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है। ये देखो, ये छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में जाके डिवाइड हो रहा है। विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जो लास्ट में आके कहाँ पे, ये जो छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आल्वियोली। ठीक है, इसको आल्वियोली बोलते हैं। नेक्स्ट, द आल्वियोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। अब जो एक्सचेंज होगा गैसेज का, वो कहाँ पे होगा? आल्वियोली में होगा, वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। द वॉल्स ऑफ द आल्वियोली यूजुअली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो आल्वियोली होती हैं, उनके जो अराउंड है, ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होती हैं इसके ऊपर, जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब जो ब्लड होता है वो क्या लेके आता है? ऑक्सीजन लेके आता है वहाँ पे, सॉरी, लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो वो आल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके बाकी सेल्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, we know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm and chest cavity becomes larger। जब बच्चे सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन, सांस अंदर लेते हैं, तो जो ये रिब्स होती हैं, ठीक है, ये रिब्स, ये क्या होती हैं? ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लैटन्स अवर डायाफ्राम, ये जो है ये नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है ऐसे। डायाफ्राम फ्लैट होने से ऐसे करके अंदर का एरिया इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है ऐसे करके। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ द एक्शन दिस एक्शन एयर इज सक्ड इनटू द। अब ये ऐसे करके एक्सटेंड हो गया है, तो यहाँ जो बाहर से जो एयर आएगी वो इसके अंदर चली जाएगी। सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड आल्वियोली। तो जो है लंग्स वो सक कर लेते हैं ऑक्सीजन अपने अंदर, और वो फिर आल्वियोली की जो सरफेस है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। फिल द एक्सपेंडेड मतलब आल्वियोली में फिल हो जाती है वो ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है, द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करेगा? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सारी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लाएगा एंड सप्लाई इट टू द आल्वियोली, और उसको कहाँ सप्लाई कर देगा? आल्वियोली को। उसके बाद द ऑक्सीजन इन द आल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास आल्वियोली के, वहाँ से वो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा इन द आल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर सेल्स। यहाँ तक ये सफिशिएंट है, इतना ही करना है आपने, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ब्लड, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और उसके पास से ऑक्सीजन लेके बाकी सेल्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो पहले तक क्या था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। द लंग्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये क्या है? इनके अंदर जो है लंग्स वो डिवाइड हो रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, जो फाइनली कहाँ जाके मिल रहे हैं? आल्वियोली को। ठीक है, उसके बाद है ये जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड, सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस की। जो आल्वियोली है ये एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई, कनेक्ट हुई होती हैं, इसलिए। उसके बाद क्योंकि अब जब क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन, तो जो लिप्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और डायाफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जिससे इसका सरफेस एरिया या चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? लार्जर हो जाती है। अब जो चेस्ट कैविटी लार्ज हो गई है, तो जो लंग्स हैं वो एयर को अपने अंदर की तरफ सक कर लेते हैं। ठीक है, और कहाँ पे चली जाती है वो एयर? ऑक्सीजन आल्वियोली के पास। अब ब्लड आएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वो क्या करेगा? आल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वहाँ से ऑक्सीजन लेके बाकी सारी सेल्स तक पहुँचा देता है। तो ये है बच्चे लंग्स का जो है डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।
जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। हार्ट होता है एक तो, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ दीज, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ से पंप होकर आता है, हार्ट से। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, अब बाकी सारी सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुँचाता है, और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब कुछ भी फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और उस ब्लड को वो लंग्स तक पहुंचाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। उसको फिर ऑक्सीजनेशन होती है उसकी वहाँ पे, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे वो छोड़ देता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। ब्लड क्या क्या सप्लाई करता है सारी सेल्स को, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज होगी, वीन्स होगी, ठीक है, ये कैरी करती हैं ब्लड को बाकी सारी बॉडी तक पहुंचाने में। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। अब हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें चैम्बर्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो दोनों को मतलब अंदर से ऐसी स्ट्रक्चर बनाइए कि वो दोनों पोर्शन सेपरेट रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ रहता है और डीऑक्सीजनेटेड एक तरफ होता है। तो इसका क्या रीज़न है, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जो मैमल्स हैं, मैमल्स में हम भी आ जाते हैं ह्यूमंस, और जो बर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब बाहर इन्वायरमेंट कोई भी हो, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये सर्दियों में भी इतना ही रहेगा और गर्मियों में भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो बट टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो इंटरनल है वो सेम ही रहेगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए दिस प्रोसेस रिक्वायर लॉट ऑफ ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन, सो द वार्म ब्लडेड एनिमल्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू बैलेंस देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए अब उनको क्या है, देखो अगर सर्दियां हैं जैसे, तो बाहर तो टेम्परेचर क्या है, कम है, बट अंदर तो वही मेंटेन रखना है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है अंदर तो 37। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेपरेट होता है उनमें दोनों का सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात हो रही है, कौन कौन से होते हैं उसमें कंपोनेंट्स, एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, फ्रॉम रूट से लेके बाकी सारे प्लांट्स तक जाता है, किसको, वाटर को, कौन, जाइलम। सिमिलरली जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स का, और फ्लोएम करता है वाटर और मिनरल्स का। जो जाइलम है वो तो करता है वाटर और मिनरल्स का, और जो फ्लोएम है वो करता है फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। मतलब जो वाटर और मिनरल है प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन करता है, पहले तो जाइलम करता है, अभी पढ़ के आए हैं हमने। तो जो जाइलम है, जाइलम पार्ट ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स and interconnected to the तो जाइलम पार्ट्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। अब जो जाइलम के ही पार्ट्स होते हैं कौन, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल।
मतलब जो जाइलम के पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, ट्रेकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, ठीक है, ऑफ रूट्स, उसके बाद स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ये सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक तरह का वाटर कंडक्टिंग चैनल तैयार करते हैं एंड रीचेज टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचते हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स ए संक्शन पंप। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, जब लीव्स की सरफेस से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, जब वाटर फ्लो होता है वहाँ से, तो एक तरह का संक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिससे जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ खींच के आता है, ठीक है, विच फोर्सेज वाटर इनटू जाइलम सेल्स ऑफ रूट, जिससे क्या है जाइलम सेल्स के अंदर जो वाटर है वो आएगा। आफ्टर दिस देयर विल बी स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स जाइलम टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कनेक्टेड टिश्यूज। मतलब इससे क्या होगा, एक तरह का संक्शन प्रेशर क्रिएट होगा जिससे जो है स्टडी मूवमेंट, मतलब धीरे धीरे पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके जाता है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट्स। फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट्स बाय सेवरल स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड फ्लोएम। अब वाटर और मिनरल्स तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, बट जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स। कहाँ कहाँ तक, मतलब लीफ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो फूड की प्रेपरेशन लीफ पे होती है, तो लीफ से लेके बाकी सारे पार्ट्स तक जो है वो कौन पहुंचाता है, फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज़ अचीव्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। मतलब जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, एटीपी से आती है। एटीपी एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जब फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम के द्वारा, तो जो भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, वो कौन उठाता है, एटीपी। दिस इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव, जिससे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और वो वाटर को मूव करने में हेल्प करता है। दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यूज विद लेस प्रेशर, जिससे क्या करता है वो प्रेशर जो है वो मटेरियल्स को, फूड के जो मटेरियल्स फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हेल्प करता है उसमें। दिस इज़ हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, यही है सेम। मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। फ्लोएम कैसे करता है, जो लीफ जो है, लीफ में जो फूड प्रिपेयर होता है वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है लीफ से लेके बाकी सारे पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज़ अचीव, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी यूज़ होती है वो कहाँ से आती है, एटीपी से। अब उसके बाद है, जिस एनर्जी जब यूज़ होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होने लगती है, ठीक है, तो दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो फूड के साथ साथ, वाटर के साथ साथ वो बाकी फूड के मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो ये मैंने करवाई भी आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छे से करनी है आपने। तो जो नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ये, विच आर लार्ज इन नंबर्स, मतलब ये काफ़ी सारे होते हैं नंबर्स में, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। अब किडनीज में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल आता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो मटेरियल बच जाता है, वेस्ट मटेरियल, उसमें से फिर अगर कुछ रह जाए जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट वगैरह और कुछ वाटर है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है यूरिन, और वो यूरिन की फॉर्म में फ्लो करता है ट्यूब में, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुल्स, बोमेंस कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब। तो ये तो है, देखो लॉन्ग रीनल ट्यूब है जो ये वाली है, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या होता है,
ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे आके कोई भी जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आएगा, एक बार फंक्शनिंग में बता देती हूँ आपको। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट क्या है, ये देखो फंक्शनिंग। द ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुल्स। मतलब क्या होता है, जो ब्लड है वो किडनी में कहाँ से एंटर करता है, आर्टरीज़ के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज़ के थ्रू एंटर करेगा, विच ब्रांचेज इनटू द, फिर वो छोटी छोटी कैपिलरीज में आगे डिवाइड हो रही हैं जिनको हम ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। उसके बाद द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल कौन सा था, ये था, देखो इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे आके वो जो वाटर है, वाटर एंड सोल्यूट आर, तो वाटर और सोल्यूट है जो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनकी रीएब्जॉर्प्शन ट्रांसफर नेफ्रॉन एट बोमेन्स कैप्सूल। थर्ड पॉइंट है इन द पैरोक्सिमल टिब्यूल। पैरोक्सिमल टिब्यूल कौन सी है, ये वाली, ये जो आगे ट्यूब है वो पैरोक्सिमल टिब्यूल बोलते हैं उसको। सम सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड साल्ट्स आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। अब उनमें से भी, अगर जो वेस्ट मटेरियल है उनमें से भी अमीनो एसिड, ग्लूकोज और साल्ट अगर रह जाते हैं तो वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट है द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन टू द लूप ऑफ हैनल। अब ये लूप ऑफ हैनल, ये जो यू शेप की स्ट्रक्चर है इसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगी है उसके बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे इस ट्यूब में, जिसको हम हैनल्स लूप बोलते हैं। वेयर more water is absorbed from here the filtrate moves upward into the distal tubule and finally collecting duct। तो उसके बाद ये डिस्टल टिब्यूल तक पहुंचता है और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है यूरिन। ठीक है, तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो काफ़ी सारे नेफ्रॉन से क्या करती है, कलेक्ट करती है यूरिन को। उसके बाद द यूरिन फॉर्म्ड इन द ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। तो अब जो यहाँ पे जो भी यूरिन इकट्ठा हुआ है वो इस कलेक्टिंग टिब्यूल के साथ वो क्या है, यूरेटर्स, जो किडनी में यूरेटर्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। फ्रॉम यूरेटर्स इट ट्रांसपोर्टेड टू यूरेनरी, वहाँ से वो यूरेनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पे, वोमेंस कैप्सूल पे। यहाँ पे उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, अगर कुछ रह गया तो वहाँ पे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद इस ट्यूब में पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पे हैनल्स लूप में पहुँचेगा, हैनल्स लूप से वो इस डक्ट में, डक्ट से वो इस कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगा, यहाँ से फिर वो यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर से वो फिर यूरेनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, नेक्स्ट फिर करेंगे। थैंक यू सो मच।